नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में देश विदेश के समाचार के अलावा आपकी काम की हर खबर है शामिल। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जर्मनी और यूएई की यात्रा के दौरान 15 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। संयुक्त अरब अमीरात का भी करेंगे दौरा। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा झूठे आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री और देश से मांगे माफी। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उद्धव ठाकरे को किया अधिकृत। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बागी विधायकों की बैठक। मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, ब्रह्मपुत्र और कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर। अब तक 118 लोगों की मौत। वायु सेना का बाढ़ राहत अभियान जारी। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात पर फैसले की राष्ट्रपति बाइडेन ने की आलोचना। यूएन प्रमुख ने बताया लैंगिक समानता को बड़ा झटका। धार्मिक नेताओं की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केवड़िया में गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुए। अमित शाह ने समिति के सदस्यों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई का सफलतापूर्वक सामना किया है। पुडुचेरी में जिपमेर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ खोलने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान को राष्ट्र के नाम समर्पित किया जाना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया और सोलोमन द्वीप के अपने समकक्षों से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी ने जनजातीय समाज की सक्षम और मेहनती महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति पर लगा की समय सीमा करीब 4 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। उपकर लगाने की समय सीमा 30 जून को ही समाप्त होने वाली थी। भूस्खलन के कारण 4 दिन बंद रहने के बाद 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल हो गया है। हालांकि कश्मीर से जम्मू को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड पर ताजा भूस्खलन होने से यातायात बाधित रहा। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता साजिद मजीद मीर को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतारेस ने इस वर्ष अकालों के वास्तविक जोखिम की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में खाद्यान्न के बढ़ते अभाव के कारण अगला वर्ष और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अमेरिका कांग्रेस ने बंदूक नियंत्रक विधेयक पारित कर दिया है। इसे पिछले 30 वर्षों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रक विधेयक माना जा रहा है। ये विधेयक युवा खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध लागू करता है। नॉर्वे के ओस्लो में हुई गोलीबारी की एक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी की घटना के बाद आतंकवाद को लेकर उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर आज देर रात जर्मनी के लिए रवाना होंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोल्स एल्माउ में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पिछले महीने सार्थक भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के बाद चांसलर ओलाफ शोल्स से फिर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जर्मनी ने भारत को अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
जर्मनी की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह G7 और इसके भागीदारों के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपायों, पर्यावरण, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर और विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मानवता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में जर्मनी के अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। जर्मनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ देशों के नेताओं के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन से इतर भाग लेने वाले G7 और अतिथि देशों में से कुछ के नेताओं से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। वो म्यूनिख में भारतीय समुदाय से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मनी की यात्रा के दौरान वो यूरोप के भारतीय प्रवासी सदस्यों से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में बहुत योगदान दे रहे हैं और साथ ही यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को समृद्ध कर रहे हैं। जर्मनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे और यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक जताएंगे। यूएई के राष्ट्रपति अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अबू धाबी में मुलाकात भी करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसके बाद भी भारत को आमंत्रित किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री की ये यात्रा? देखिए, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से भारत को आमंत्रित किया जाता है G7 में भाग लेने के लिए। और इसका एक महत्व मैं बताऊँ, देखिए, इसमें चीन और रूस जैसे 2 बड़े देश नहीं हैं और भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की जो सबसे खुली अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रतिनिधि के तौर पे इसमें आमंत्रित किया जाता है। चाहे वो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या अभी जर्मनी हो, जहां भी G7 की बैठकें हो रही है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ भारत के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। तो इसका एक खास महत्व ये है कि ये जो G7 है, दुनिया के लोकतांत्रिक देश है, दुनिया के कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से सबसे उच्च तकनीकी वाले देश हैं और दुनिया के जो कह सकते हैं कि जो ये जो औद्योगिक देश हैं और ऐसे में भारत जैसे देश का उसमें शामिल होना मतलब साफ है कि दुनिया के वे देश जो सबसे ज़्यादा विकसित हैं वो भारत के साथ लगातार एक संवाद रखना चाहते हैं। और इस संवाद रखने की एक बड़ी वजह ये भी है कि देखिए, भारत में जो सतत लोकतंत्र रहा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो खुलापन है, सबसे बड़ा बाजार है, इस बाजार में किस तरह से विकास के रास्ते पे ले जाया जाए ताकि जो जलवायु परिवर्तन जैसे सबसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो सबसे दीर्घकालिक तौर पे जिस पे काम करने की ज़रूरत है, उसमें भारत जैसे देश को शामिल रखना जरूरी है। दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोविड पैंडेमिक के बाद जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक खतरा उत्पन्न हुआ है और उस खतरे से, उस मंदी से किस तरीके से दुनिया को निकाला जा सके, उसमें भारत का बहुत ही अहम योगदान होगा। इस रूप में भारत किस तरीके से अपना योगदान करेगा और क्या अपेक्षा करेगा उन देशों से जो G7 के देश हैं, उनसे किस तरह की अपेक्षा करेगा ताकि न सिर्फ भारत बल्कि विकसित होते हुए या पिछड़े अन्य देश हैं उनको मदद मिल सके। और तीसरी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जो रूस यूक्रेन के बाद युद्ध के कारण जो उपजी हुई स्थिति है, उस स्थिति में क्या भूमिका होगी भारत जैसे देश की और किस तरीके से वे सुझाव देंगे कि किस तरीके से जो G7 के जो देश हैं किस तरीके से इस समस्या से निपटे। क्योंकि इस अवसर पे देखिए, न सिर्फ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे बल्कि वे इन देशों के नेताओं से अलग अलग भी बात करेंगे। तो अलग अलग बात करने के दौरान कई ऐसी बातें होती हैं जो आमतौर पे अनौपचारिक होती हैं, लेकिन वो सुझाव दिए जाते हैं। तो बहुत ही ऐसे मुहाने पे आज का विश्व खड़ा है जहाँ की एक तनातनी बहुत ही 2 खेमों में दुनिया बन गई है और भारत की भूमिका जो है दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की है। तो ऐसे में भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बताऊं मैं आपको। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की यात्रा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट का एप्रिशिएट हुआ एविडेंस एप्रिशिएट करने के बाद दिया गया फैसला सच्चा है, तो अब क्वेश्चन उठाने चाहिए। पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर पूछना चाहिए उनको कि क्या आधार था ये आरोप का, और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई धरना नहीं दिया गया था। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर चल रहा सियासी संकट लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बागी गुट के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों ही गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। शिवसेना ने बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समेत 16 नेताओं के नाम पहले ही विधानसभा उपाध्यक्ष को भेजकर आयोग करार देने की मांग की है। इन्हें अयोग्य करार करने की मांग की है। और इधर शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज मुंबई में बैठक हुई है। इसमें एक प्रस्ताव पारित कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। पार्टी की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसके मुताबिक कोई अन्य राजनीतिक संगठन शिवसेना और इसके संस्थापक दिवंगत बालासाहब ठाकरे के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। असम के गुवाहाटी में इस समय एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 37 और 10 निर्दलीय विधायक हैं। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके नेतृत्व वाला समूह ही असली शिवसेना है। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि विलय की कोई जरूरत नहीं है, हमारे गुट की अलग पहचान होगी। उनके पास 2/3 बहुमत है और हम किसी अन्य पार्टी के साथ विलय नहीं कर रहे हैं। मर्ज होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी अपना अलग गुट बनाया था उनको अलग बैठने की व्यवस्था हर जगह पे होती है। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना ऐसे उनको लगता है, तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। इस बीच पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बागी विधायक से कार्यालय में तोड़फोड़ की। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना कार्यकर्ताओं के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने शहर स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के कार्यालयों और उनके आवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया। मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। देश में एक दिन में कोविड के 15,940 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 88,284 से बढ़कर 91,779 हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,495 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.58% है। वहीं दैनिक संक्रमण दर 4.39%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.30% आंकी गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। Anybody protesting, there is no way in which they will be taken into the military.
They are unfit and they are a scourge, I will use that word, on society. And people who are supporting them, likewise so. Is a radical departure from the past, and that is why it is evoking so much of turbulence in one way or the other. The lack of understanding, as I would say, on the merits and demerits of the scheme, what it had intended in terms of recruitment for the armed forces. Watch our special presentations in The Defenders, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। श्रीमान प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम पूरा हो गया है। लखनऊ में स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख ग्रामीण आवासीय रिकॉर्ड के डिजिटल वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए आज पहले फेज के लिए वोटिंग हुई। इस चरण में 52 जिलों के 115 विकास खंड की 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए हमले के संबंध में सत्तारूढ़ सीपीएम की एसएफआई के 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के कार्यक्रम में शिरकत की और संस्था के बनने वाले भवन की आधारशिला रखी। राजस्थान सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत नई बनाई गई विशेष अदालतों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। गुजरात एटीएस ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया है। उन्हें मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विधिवत भूमि पूजन कर रनवे का निर्माण शुरू कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री की 2 दशक लंबी राजनीतिक यात्रा और समकालीन राजनीतिक परिदृश्य के बारे में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज थॉमस कप में चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत और टेनिस खिलाड़ी शेख जाफरीन से मुलाकात की। शेख जाफरीन ने 2022 में डेफलिम्पिक में कांस्य पदक जीता था। और अब और कुछ खबरों पर डालते हैं नजर। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। कछार जिले का सिलचर शहर छठे दिन भी जलमग्न रहा। असम के 28 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 33 के करीब हो गई है। कुछ जिलों में स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। नदियों का जलस्तर कुछ हद तक कम हुआ है। हालांकि धुबरी में ब्रह्मपुत्र और नगांव में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से भोजन के पैकेट, पीने का पानी की बोतलें और अन्य जरूरी चीजें शहर में वितरित की जा रही हैं। ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए सिलचर में 2 ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने एक फैसले को पलट दिया है, जिसमें गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को बरकरार किया है, जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करता है। इस फैसले से अमेरिका में गर्भपात कानूनों में बदलाव आएगा। अमेरिका के 50% से अधिक प्रांत नए प्रतिबंध लागू करेंगे। 13 प्रांतों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गर्भपात को गैर कानूनी ठहराने वाले आदेश पारित भी कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्भपात का अधिकार समाप्त किए जाने के इस फैसले की आलोचना की है और इसे आदर्श के नाम पर महिलाओं के जीवन को जोखिम में डालने वाला बताया है। Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country. आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे श्रीलंका को मौजूदा संकट से उबारने की खातिर बातचीत करने के लिए अमेरिका का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रविवार को कोलंबो के लिए दौरा करेगा। अमेरिका के वित्त और विदेशी विभाग के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल 26 से 29 जून तक श्रीलंका के दौरे पर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की मदद करने के लिए अमेरिका किस तरह के प्रभावी कदम उठा सकता है। बीते 2 हफ्तों में अमेरिका ने श्रीलंका के छोटे और मध्यम व्यवसायों को $12 करोड़ की नई वित्तीय सहायता की घोषणा की है। उसने श्रीलंका के डेयरी उद्योग को आर्थिक मदद के साथ साथ मानवीय सहायता की भी घोषणा की है। अमेरिका में श्रीलंका के राजदूत महिंद्रा समरसिंघे ने हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन से इन मुद्दों पर मुलाकात की थी। वहीं रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में एक शहर की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। क्षेत्र के गवर्नर ने इस बात की जानकारी दी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेनी सैनिकों को हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। इतना ही नहीं, रूसी सेना की तरफ से पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई के केंद्र से काफी दूर के इलाकों में भी मिसाइल से हमले किए गए। सीवेरोडोनेत्स्क में रूसी सेना की भीषण बमबारी के कारण औद्योगिक शहर के अधिकतर इलाके तबाह हो चुके हैं। रूसी हमले से पहले शहर की आबादी करीब 10 लाख थी, जो अब घटकर मात्र 10,000 ही रह गई है। बड़ी संख्या में लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। रूसी सेना लुहांस्क प्रांत के लगभग 95% और पड़ोसी दोनेत्स्क प्रांत के लगभग आधे हिस्से को नियंत्रित कर रहे हैं। ये 2 क्षेत्र मिलकर डोनबास बनाते हैं। ब्रिटेन में रेल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तीसरे दिन रेलवे स्टेशन सुनसान रहे। लाखों लोगों की सप्ताहांत की योजनाओं पर पानी भी फिर गया। ट्रेन कंपनियों ने कहा कि करीब 40,000 रेल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते बहुत कम ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसे बीते 30 साल में सबसे बड़ी रेल हड़ताल माना जा रहा है। इस बीच ट्रेन कंपनियां खर्चों में कटौती और कर्मचारियों की संख्या कम करने पर जोर दे रही है। ये कंपनियां 2 साल से जारी महामारी के दौरान आपात सरकारी अनुदान पर खर्चे चला रही हैं। और चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं गोवा में मनाने वाले खास त्योहार साओ जोआओ के साथ। इस त्योहार को गोवावासी बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। साओ जोआओ का जश्न लगभग 175 सालों से मनाया जा रहा है। इस दिन गोवा में पुरुष, खासकर के युवा लड़के, तालाबों और नदियों में डाले गए तोहफों को पानी में कूदकर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। Só de limonia viva São João.
सदांच आमी रावून राखया जोरकाराचें नांव सगळे देशाचे आमी प्लेयर एकवटान ठेवता जावन बाव